नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर। सर, इस समय इस देश में बहुत सारी उथल पुथल चल रहे हैं, बहुत सारी संभावनाओं की बात हो रही है। हम जिस वक्त ये बातचीत कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान लगातार निशाने पर है, लेकिन बात धर्मेंद्र प्रधान पर ही टिकी हुई नहीं दिखाई दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान से आगे निकल करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक अब इस तमाम जो ये जितने भी आंदोलन जहां भी चल रहे हैं देश में, क्योंकि अब बात केवल जंतर मंतर और दिल्ली की नहीं है, बात पूरे देश में चल रहे प्रोटेस्ट की है, पूरे देश में चल रहे आंदोलन की है। और हर जगह से ये मांग निकल करके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी तक सीधे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मैं संदेश पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस्तीफे की बात कर रहा हूं कि इस्तीफा अब लोग धर्मेंद्र प्रधान की बजाय नरेंद्र मोदी की मांग करने लगे। विपक्ष भी धीरे धीरे शिफ्ट होकर के नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। अब वो धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। तो अमित सर, बात जब एनएसयूआई ने शुरू की थी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उनके निशाने पर थे। प्रधानमंत्री से उन्होंने सवाल किया, सीजेपी की एंट्री हुई, बात धर्मेंद्र प्रधान की होने लगी और एक बार फिर से अब ये पूरा प्रोटेस्ट घूम करके धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक जाता हुआ दिख रहा है। क्या क्या वजह दिख पा रही है कि वापस से नरेंद्र मोदी जो है वो निशाने पर आ गए हैं? क्या यूथ जो निकला है घरों से और पूरे देश में जो प्रदर्शन शुरू हुआ है, ये बड़ी वजह बन गई है कि विपक्ष का ध्यान अब पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को हटाने पर केंद्रित हो गया है? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, मैं शुरू से इस बात से असहमत था कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का माना जाए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का मतलब यह है कि आप ये मानते हैं कि आज के तारीख में जो भी कैबिनेट है वो मंत्री अपने निर्णय खुद लेते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे विश्व को पता है कि आज के तारीख में जो भी निर्णय लिया जाता है किसी भी मंत्रालय में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी चीफ मिनिस्टर द्वारा, वो केवल मोदी जी द्वारा लिया जाता है या 90% अमित शाह साहब द्वारा लिया जाता है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं लोग? भाई देखिए, सीधी सी बात है कि अगर सारे आदेश चलते हैं पीएमओ के, हर मंत्री के दफ्तर में दो चार लोग पीएमओ को गुजरात लॉबी के बैठे रहते हैं, तो इस्तीफा मांगना चाहिए था आपको अमित शाह साहब का और मोदी जी का, पहली बात। दूसरी बात, चलिए पेपर लीक हुए, बहुत गलत हुआ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन जो राहुल गांधी ने अपनी पत्रकार उसमें बताया, वार्ता में बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज के तारीख में जो भी विकल्प है बच्चों के पास नौकरी के, राम प्रकाश जी, एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता आपने बंद कर दिया, बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को आपने बड़े बड़े सेठों के हाथ में दे दिया, एमएसएमई आपने खत्म कर दिया। तो बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी? भाई पढ़ने का फायदा तो तभी है, बच्चा, माँ बाप की आकांक्षाएं तो तभी पूरी होंगी कि पढ़ने के बाद बच्चों को नौकरी मिले, वरना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि आपने नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए, जीडीपी गिरती जा रही है, लोन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये किसने किया है? ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया है क्या? ये तो किया है मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने। निर्मला सीतारमन अगर हम लोगों के इनकम टैक्स बढ़ा देती हैं, अगर जीएसटी बढ़ा देती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देती हैं, तो क्या निर्मला सीतारमन करती हैं? मोदी और अमित शाह साहब करते हैं। अगर ये बड़ी बड़ी जमीनें अडानी जी को और रामदेव को और अंबानी जी को और बड़े बड़े पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ के ऋण माफ करते हैं और छोटे लोगों को घसीट के ले जाते हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान करते हैं या मोदी और अमित शाह साहब करते हैं? तो देखिए, जब दोषी ही सारे मोदी और अमित शाह साहब है, तो मेरे ख्याल से तो ये गलती है सबकी, फॉर दैट मैटर एवरीबडी हु इज प्रोटेस्टिंग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो शिवसेना हो, कोई हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी मंत्री आएगा वो वही करेगा जो गुजरात तो अभी कहेगी, जो अमित शाह साहब कहेंगे और मोदी जी कहेंगे। इसलिए अगर आपको इस्तीफा चाहिए, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको चाहिए, या तो इस सरकार को हटा दीजिए। अगर इस सरकार को नहीं हटाते तो कैसे किसी ऐसे आदमी को अभी तो सर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है ना, तो उनको तो इस्तीफा कम से कम उनका प्राइमरी स्टेज पे तो बनता ही है। ठीक है कि पिछले दरवाजे से क्या हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के बजाय अगर ये बताइए, लाठी जो 20 तारीख को चलाई गई, इसमें धर्मेंद्र प्रधान के कोई दोष है क्या? ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या ना दें, आई एम नॉट कंसर्न, आई एम मोर कंसर्न मोदी जी और अमित शाह इस्तीफा दें। भाई 20 तारीख को जो अनप्रोवोक्ड लाठी चार्ज करके आपने मेरे बच्चों को हताहत किया, उनके सिर फोड़े, छोटे छोटे बच्चों को पीटा, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, आरएसएस बीजेपी के गुंडों को बुला के कील गड़े हुए डंडों से उनको पिटवाया, करंट उनको लगवाया, उनके अनप्रोवोक्ड तिरंगा लेके वो चल रहे थे, उनके छर्रे आपने
पैलेट गन से उनके आंखें फोड़ी, उनके शरीर को तोड़ा। तो ये बताइए बड़ा दोष किसका हुआ? बड़ा दोष अमित शाह साहब का हुआ, गृह मंत्रालय का हुआ। अब आपने जोमेटो और स्विगी के वहां पे जो डिलीवरीज हैं, बच्चों को भूखा मारने का आपने प्रयास कर लिया, चारों तरफ से आपने उसको किलाबंदी कर दी, कोई वहां पहुंच ना पाए। तो मैं तो ये कह रहा हूं तीनों इस्तीफा दे दें, लेकिन सबसे पहला इस्तीफा अगर किसी का होना चाहिए तो मोदी जी का होना चाहिए, अमित शाह साहब का होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के बाद कोई अखिल प्रधान आ जाएंगे, कोई राम प्रकाश प्रधान आ जाएंगे, करेंगे वही जो पीएमओ कहेगा और अमित शाह साहब कहेंगे। तो ये मंत्रालय के हाथ में कुछ है ही नहीं, या तो आरएसएस के पास है या मोदी अमित शाह साहब के पास है। तो जो आदमी उत्तरदायी है भाई, गलती किसी ने की, अभी तक क्यों नहीं अमित शाह साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं? 20 तारीख को उन्होंने जो निरंकुश व्यवहार किया हमारे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्या अमित शाह साहब के बेटे हैं, उनकी तो पोती या पोता भी है छोटा सा, जो मैंने सुना था, उसकी मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं, उसको आशीर्वाद देता हूं। उस बच्चे को मैं जय शाह साहब को भी आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि युवाओं के खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो बाल बच्चेदार लोग हैं, उनको क्या बच्चों को पीटते हुए ग्लानि नहीं होती, उनको घृणा नहीं होती अपने से? ये पुलिस अधिकारियों को अगर आदेश मिला है तो क्या उनको यह आदेश मिला है इनको सिर फोड़ दो? इनको जो वो एसएचओ दिख रहा है, मीणा या क्या नाम है उसका, वो जो डंडा घुसेड़ रहा है एक लड़की के पीछे से, उसको क्या ये कहा गया था कि लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करो? और उसको आइडेंटिफाई करके अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि दुष्टता जो है वो नीचे तक चली गई है। मुंह बांधे हुए गुंडे वहां पे लोगों को पीट रहे हैं और मार रहे हैं और बच्चों को पीट रहे हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, इस्तीफा होना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह का। मैं ये राहुल गांधी से भी निवेदन करता हूं, ये सारे बड़े बड़े नेताओं से निवेदन करता हूं, चलिए बच्चों ने एक बार कह दिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, वो दे दे बहुत अच्छा है, नहीं दे तो फल भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन अब जो भी मांग हो, मेरी तरफ से जो मांग है, वरना बच्चों ने कहा ठीक है समझौता हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे जाए, बच्चे अपने घर शांति से चले जाए, मुझे उसको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समस्या का समाधान तभी होगा जबकि मोदी और अमित शाह साहब इस्तीफा देंगे। सर एक और चीज है, ठीक है कि ये सारी चीजें अब तो मोदी जी ने भाई कही दिया है कि ये बहुत सीरियस इशू है और कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत संवेदनशील सरकार है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, सारी चीजें हो गई। और इससे भी आगे भाई मोदी जी 24 घंटे काम कर रही हैं, 18 घंटे से ज्यादा शायद 24 घंटे काम करने लग गए हैं। हर रोज रात को वो एक वीडियो दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं इस देश के युवा को। इंस्टाग्राम पर अब वो आ गए हैं बाकायदा। तो अब तो चीजें फिर क्या सुधरेंगी ना? अब तो मोदी जी मान लीजिए 6 घंटा और एक्स्ट्रा काम करने जा रहे हैं, तो अब तो अच्छी हो जाएंगी चीजें, पेपर लीक नहीं होगा, बंद हो जाएगा। क्यों मोदी जी से इस्तीफा चाहिए इस देश को? देखिए राम प्रकाश जी, बता दूं, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मजाक में हम लोग साथी एक दूसरे से मजाक करते थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की थी, तो हमारे जितने दोस्त थे, मानी बात है, मेरे बैचमेट सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो हम उनसे एक दूसरे से मजाक करते थे कि बेटा ऐसा करना, जब सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो ज्यादा काम मत करना, जितना कम काम करोगे देश का उतना कम नुकसान करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे देश का उतना ज्यादा नुकसान करोगे, क्योंकि पढ़ तो लिख रहे हो तुम यहाँ पे हो नहीं। देखिए सीधी बात है, मैं तो मोदी जी से निवेदन करता हूँ काम ही ना करें। वो अपना केदारनाथ बद्रीनाथ की कहीं गुफाओं में जाके भगवान हनुमान चालीसा पढ़े और हर हर महादेव कहें, मंदिरों के दर्शन करते रहें, हो सकता है किसी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन बन जाएं। लेकिन देखिए हमें वास्तविकता में एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो बच्चों से संवेदनाएं रखता हो, जो किसानों से समझदार रखता हो, जो श्रमिकों से संवेदनाएं रखता हो। ज्यादा अगर एक अकर्मण्य इनकॉम्पिटेंट आदमी, आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप पब्लिक इंडिया में देख लीजिए राम प्रकाश जी, भाई एक कॉम्पिटेंट आदमी 18 घंटे काम करे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चमक जाएगी, और एक इनकॉम्पिटेंट आदमी अगर 18 घंटे काम करे तो आपको क्या आनंदवर्धन सिंह नहीं कहेंगे यार तुम काम मत करो, यार तुम तनख्वाह ले जाओ, तुम्हें तनख्वाह घर बैठे बिठा देंगे, लेकिन काम मत करो तो फिर जितना फायदा करोगे उससे ज्यादा नुकसान कर दोगे। तो इसलिए ज्यादा काम करना देश के लिए हानिकारक है। तो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के मजाक को मैं मोदी जी से कहता हूं, काम कम कीजिए जिससे देश का भला हो। सर अब तो एक एक व्यक्ति जिसका बार बार नाम लिया जा रहा था, जिक्र किया जा रहा था, सवाल उठाए जा रहे थे, मोहन भागवत, वो भी सामने आ गए, मैदान में आ गए। वो नसीहत दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में संवाद की जरूरत है, अपनापन देने की जरूरत है। ये सारी चीजें वो बता रहे हैं कि तरीका बदलने की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने कहीं भी सरकार से ये नहीं कहा है कि भाई शिक्षा मंत्री अगर घोटालेबाज है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री ने इन बच्चों के साथ अन्याय किया है उसको इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री का रोल है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो घुमा फिरा करके उन्होंने नसीहत तो दी है, तो उसको नसीहत माना जाए या मरहम माना जाए? नरेंद्र मोदी पे मरहम लगा रहे हैं, उनके लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं तुम संवाद करो।
अगर सरकार पेपर लीक करती है और एक जो मुखिया नाम के बिहार के व्यक्ति थे जो पेपर लीक के सरगना थे, जिनको मोदी जी ने कहा था ये सरगना है, और बाद में सीबीआई ने कह दिया इनका कोई लेना देना नहीं है, सब छूट गए, आज तक एक भी कन्विक्शन पेपर लीक में नहीं हुआ, कितने सारे पेपर लीक हो गए। तो मोहन भागवत एक तरह से कह रहे हैं बच्चों को समझा रहे हैं। अच्छा, ये सरकार को ये नहीं समझा रहे हैं संवाद का लाठी से होता है, लठ से होता है क्या, बुलेट से होता है क्या, वाटर कैनन से होता है क्या संवाद? अरे भैया, अगर संवाद करना है, एक तरफ तो संवाद की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ बैरिकेड्स बना रहे हो, तीसरी तरफ वो बख्तरबंद गाड़ियां आर्मी की बुला रहे हो, चौथी तरफ आप कनाट प्लेस के बाजार को 5:30 बजे बंद कर रहे हो, फिर आप सारे मेट्रो स्टेशन को बंद कर रहे हो, स्विगी और जोमेटो के खाने को बंद कर रहे हो। ये संवाद का तरीका है? आप भूखा मारना चाहते हो हमारी देश की नेक्स्ट जनरेशन को। लेकिन एक चीज राम प्रकाश जी मैं बता दूं, भाई मेरी तो ग्रैंड डॉटर है 12 साल की, मैं तो जानता हूं, और ये मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे, बहुत सारी रील्स भी देखी। माँ बाप कह रहे हैं कि तुम एक ही बार ये जल्दी से जेल के और तुम परेशान हो गए, हाथ खड़े कर दिए। हम तो रोज, हमारा घर में यही होता है। वो माँ कह रही है हमारे घर में तो ये 13-14 साल के बच्चे हैं, इन्होंने बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स को, अपने माँ बाप को हिला के रखा हुआ है, सारी इनकी बुद्धि क्षीण हो गई है, क्योंकि ये अलग स्टाइल में बात करते हैं, इनका बात करने का तरीका ही ऐसा है, और ऐसे ये इतने ढीठ हैं कि अपनी बात से डिगते नहीं। हम तो माँ बाप रोज इनको झेलते हैं, अब तुमने इनसे पंगा ले लिया तो बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन ये जनजी से, और अब तो ऐसा हो गया है, ये जेन अल्फा तक ये बात पहुंच गई है। जेन अल्फा वो 8-10 साल के बच्चे हैं, वो जेन 8-10 साल के बच्चे कह रहे हैं बड़ा भैया है, बड़ी दीदी है, वो उन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, फलाना एग्जाम दिया था, लीक हो गया, तो इसलिए हमारे भैया के साथ ये हो रहा है। जबकि बोलना नहीं आता अभी ठीक से, सीधे पैंट भी संभालना नहीं आता, लेकिन कह रहे हैं मेरे भैया के साथ हो गया, मेरी दीदी के साथ हो गया, मैं भी आंदोलन स्थल में जाऊंगा। रो रहे बच्चे। अरे मेरे घर की जो मेड है उसकी लड़की है 11 साल की, वो कह रही है अपनी माँ से, आज वो कह रही थी, बता रही थी कि मेरी बेटी कह रही है मैं भी आंदोलन स्थल में जाऊंगी। 11 साल 12 साल के बच्चे जो है जाने को तैयार बैठे हुए हैं, माए जाने को तैयार बैठी है, ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट जाने को तैयार बैठे हुए हैं। आज के तारीख में वो हर आदमी मॉरली करप्ट है, वो आदमी दिल विहीन है, हृदय विहीन है, उसके पास दिल नहीं है, वो आदमी दुष्ट है, वो राक्षस है जो बच्चों के साथ सहानुभूति नहीं रखता। तो मैंने तो आज फेसबुक में डाल दिया है, जो बच्चों के साथ नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जैसे इन्होंने नारा दिया था, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो बच्चों के साथ नहीं वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल। अभी एक एक चीज और है सर, जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा है, भाई मोदी जी ने खुद, वो कैबिनेट में चीजें पास हो गई हैं कि सजा का प्रावधान बदल दिया गया और कड़ा कर दिया गया, ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये बात लगातार अब नरेंद्र मोदी जी और टीवी मीडिया इस देश को बता रही है। सवाल ये उठता है सर कि अभी जो अपराध हुआ, इस अपराध में ये तो बता दिया गया कि ये गिरफ्तार, वो गिरफ्तार, वो गिरफ्तार, लेकिन जो जिन बच्चों ने जाने गंवाई उसको कहीं एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ना वो मोहन भागवत एड्रेस कर रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे हैं, ना धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं, ना कोई और कर रहा है। वो पूरा मुद्दा गायब है, और केवल यूथ को टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से। उधर यूथ जो है इस्तीफे से कम पे बात नहीं कर रहा है। तो ये लड़ाई क्या अभी लंबी चलती दिखेगी? देखिए, लड़ाई लंबी चले या छोटी चले, देखिए 3 पक्ष हैं इसमें। एक भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और एक कॉकरोच जनता पार्टी है, या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बच्चे हैं। ये बताइए, अगर लड़ाई लंबी चल गई, मान लीजिए कल्पना कीजिए 7 महीने चल गई, तो ये जो 7 स्टेट के इलेक्शन में है, इसमें फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? कांग्रेस को फायदा होगा कि नुकसान होगा? मानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर ये बच्चे बैठे रहे तब तक और इनको लठ पेलते रहे और इनके सिर फोड़ते रहे, उसके बाद तो ये घर घर में पिटेंगे, और इनको घरों में क्या, ये अगर ईवीएम भी बदल देंगे और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की हिम्मत नहीं होगी कि वहां कुछ गड़बड़ कर जाए। अगर आंदोलन खत्म हो गया, मानी बात है कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब ये झुकेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, और 1-1 करोड़ रुपए, और 1-1 करोड़ रुपए जो दें, मेरा तो डिमांड ये है, बच्चों से कहें धर्मेंद्र प्रधान की इनकम से उनकी प्रॉपर्टी को बेच के लिया जाए, ये सरकारी कोष से ना दिया जाए, क्योंकि सरकारी कोष में हमारे टैक्स का पैसा है। उन्हें 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ दिया जाए, जिन्होंने आत्महत्या की है, जिन बच्चों को चोट लगी है उनको 50-50 लाख दिया जाए। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान के या भारतीय जनता पार्टी के पास जो 10,000 करोड़ उनके पार्टी फंड में है, उससे दिया जाए, हमारे टैक्स से न दिया जाए। तो देखिए, अगर लड़ाई जल्दी खत्म हो गई तो भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, नहीं हुई तो भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। दोनों केस में बेनिफिशियरी कांग्रेस है। वो देख रही है कि तुम बच्चों को पीट रहे हो बेटा, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम इसमें कांग्रेस को ये दंडित करके और ये उसे सीन से बाहर कर रहे हैं। इन्होंने सोचा था सोनम वांगचुक को ले आएंगे, सोनम वांगचुक हड़ताल करेगा, भूख हड़ताल तोड़ देगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। सोनम वांगचुक खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, वो अपना गेरुआ भगवा
गमछा लेके घूम रहे इधर से उधर, लेकिन अब उनकी तो पत्नी लौट की आए वो statement आंदोलन में। नहीं, हो सकता है कि आरएसएस बीजेपी ने कह दिया हो कि आप लौट आइए, आपकी बड़ी बत पिट रही है, हमारा ट्रम्प कार्ड ही पिटा चला जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये देखिए, आज कोई भी आदमी जो भी धर्मेंद्र प्रधान और इनकी डिमांड के साथ नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम में जो भी कंप्रोमाइज करेगा, राहुल गांधी, इवन राहुल गांधी, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, वो राजनीति में खत्म हो जाए। इन बच्चों के त्याग, इनके बलिदान, इनके क्षमता, इनकी चोट खाने की क्षमता, इनकी रेजिलियंस पावर को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं इनको प्रणाम करता हूं। जो रिया अहिर लड़की है मुंबई की, जिसने पुलिस वैन में ले जा रहे बच्चों की ट्रक को रोक दिया था, उनको भी सैल्यूट करता हूं। ये सारे बच्चे रात रात, अभी मैं देख रहा था सुबह वीडियो, 3 लड़के आए हुए हैं बिहार से। अच्छा, वो एक फटी हुई सी चद्दर लेके सड़क के किनारे सो रहे हैं, तो पत्रकार उससे पूछता है तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? एक कहता है 100 रुपए, एक कहता है 50 रुपए। फिर कहने लगे इससे काम कैसे चलेगा, कैसे तुम लोग यहाँ रहोगे? कहेंगे रहेंगे, देखेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और मच्छर में, गर्मी में पड़े हुए, ये देखिए, ये वो भावना है जो सरदार भगत सिंह और पंडित, उन्हें भी कहा गया था पागल। पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को भी लोगों ने कहा था पागल है, क्या पागलपना कर रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं यार, क्या जरूरत है 20-21 साल में मरने की। आज बच्चों ने कफन बार लिया अपने सिर पे, और ये इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर गया है परिवार के हर कोने में, हर सदस्य में, कि चाहे वो सरकारी नौकरी की मजबूरी में सरकार की बात मान रहे हैं। और आपने शेर सिंह की बात सुनी ली, जो उत्तराखंड से सब इंस्पेक्टर ने नौकरी छोड़ी, एक हरियाणा के सब इंस्पेक्टर ने नौकरी छोड़ी, और शेर सिंह बता रहा है 10,000 अभी पुलिसकर्मी उत्तराखंड के नौकरी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और मैं तो निवेदन करता हूं, मैं वो जयप्रकाश वाला नारा नहीं दूंगा कि इनका विरोध कीजिए या सहयोग कीजिए, क्योंकि फिर ये कोई धारा वारा लगा के मुझे अंदर कर देंगे। लेकिन मैं कम से कम इन पुलिस ऑफिसर के पत्नियों से, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की पत्नियों से कहते हैं, अपने पति कितने बड़े भी अफसर हो, इन्हें खाना मत दीजिए, कहिए जाओ अपना स्विगी जोमेटो से खाना मंगाओ, खाओ। और बच्चों से कहिए कि पापा के साथ सोना बंद कर दो, इनसे कहो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जब तक तुम बच्चों को पीटते रहोगे तुम्हारा बहिष्कार होगा और हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तभी ये सुधरेंगे। क्योंकि अगर इन्हें लाठी मारने का निर्देश भी मिलता है, हल्की लाठी मारें, धीरी लाठी मारें, बच्चों को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि जो बच्चों के खून निकलता है तो सबसे ज्यादा पूरा देश उससे व्यथित होता है। बड़े पूरे हम लोग पिट जाए, मार खा जाए, मर जाए, हमें कहां अंतर पड़ रहा है यार, हम लोग तो वैसे ही अपना जीवन हमने देख लिया है। हमारे 14-15 साल के बच्चों में लाठी उठा के और उनका खून बहा के जो आप कर रहे हैं, आपको याद रखा जाएगा, एक एक बात याद रखी जाएगी, और आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो दुष्टों के और राक्षसों की श्रेणी में, दानवों की श्रेणी में आपका नाम भी होगा। जी, एक चीज और, जिस तरीके जो परिस्थिति अभी हम देख रहे हैं सर, सरकार लगातार सीजेपी से ही बात कर रही है, वो विपक्ष को एड्रेस कहीं नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के दलों को कहीं एड्रेस नहीं करना चाहती या नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उधर अभिजीत दीपके साहब बता रहे हैं कि उनको टाइफाइड हो गया है, डील्स चली, बातचीत चली रही है, सोनम वांगचुक का एक हाल हम देख ही चुके हैं। असल में ये इसमें जो है लीड में अब कौन दिख रहा है? अगर सीजेपी किसी मुद्दे पर जा करके सरकार के साथ उनकी बातचीत बन जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद इस आंदोलन का क्या स्वरूप देख पा रहे हैं आप? देखिए, इसका जवाब देने के लिए मैं कई कार्यक्रम में बता चुका हूं। एक पिक्चर थी दिलीप कुमार की, सगीना महतो, 40 साल पहले आई थी। उसमें एक सगीना महतो एक व्यक्ति है जो आदिवासी नेता है, बहुत पॉपुलर नेता है, और बहुत ही जनता उस पर जान छिड़कती है। अच्छा, बहुत साधारण है, जैसे बिरसा मुंडा साहब, भगवान बिरसा मुंडा थे। अच्छा, वो फिर राजनीति के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी ले जाती है अपने वहां पे, उन्हें एमएलए बना देती है, फिर नेता बना देती है। फिर नेता बन गए के साथ वो नेताओं के साथ रहने लगते हैं, बिगड़ते हैं, फिर वो नेता बन जाते हैं। फिर जब नेता बन जाते हैं तो उन्हीं के गांव वाले, उन्हीं के आदिवासी जो उनकी पूजा करते थे, उनको फांसी पे चढ़ा देते हैं। देखिए, आज के तारीख में इनसे नेगोशिएट करने वाला ज्यादा खतरे में है, क्योंकि जब आपको पता है, जब अभिजीत दीपिका ने कह दिया, सौरभ दास ने कह दिया, अशोक रंका ने कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे हम नहीं मानेंगे, जो मानेगा वो मार खाएगा। जो भी धर्मेंद्र प्रधान के, जैसे अब ये सोनम वांगचुक साहब जो है, इन्होंने उस मांग को हटा लिया, खूब उन्हें गरियाया गया, उन्होंने देख लिया होगा सोशल मीडिया के अंदर कि ये मैंने जो कर दिया ये उल्टा पड़ गया, इसलिए वो जंतर मंतर हो सकता है दोबारा पहुंच जाए। लेकिन जो भी तो नेगोशिएशन जिससे होगा ज्यादा फंसेगा। बिल्कुल। फिलहाल सरकार सीजेपी से बात कर रही है, लेकिन परिस्थितियां अभी भी सरकार के पक्ष में अब किसी तरीके से बनती नहीं दिख रही हैं।
यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी को अब हर रोज रात में अपने भक्तों के लिए शायद एक वीडियो जारी करनी पड़ रही है कि किसी तरीके से कनेक्टिविटी बनी रहे, कनेक्टेड रहे, भक्त कहीं फ्रस्ट्रेट होकर के इस आंदोलन में ना कूद पड़े, क्योंकि सभी के घर प्रेशर है जैसा आपने बताया। उस प्रेशर में अगर भक्त भी आंदोलन में आ गए तो मोदी जी के पास क्या ऑप्शन बचेगा, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।